Good morning, dear friends. Welcome to one more lecture of our chapter number 11, that is work and energy. प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल्स किए. सो दैट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस one more important form of energy, that is potential energy. तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? The definition of kinetic energy was something like this: that energy possessed in an object due to its motion, उसके मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, that energy is known as kinetic energy. So now let us understand what is the exact definition of potential energy. तो definition को पढ़ने के बाद we'll discuss certain examples that will help us to understand the exact meaning of potential energy. और उसके बाद जैसा कि हमने previous energy में after discussing the kinetic energy, right, we derived the equation to calculate the kinetic energy stored in any object. Similarly, we will derive the equation for potential energy possessed in an object when it is stored at certain height. सबसे पहले let us discuss the definition. Definition is something like this: the potential energy possessed by an object is the energy present in that object due to or by the virtue of its position or its configuration. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई होती है, दैट एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नाउ टू मेक दिस कंसेप्ट more clear, let us discuss certain examples in which the object is said to have the potential energy. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है a stretched rubber band or a stretched spring. जब भी आप किसी भी रबर बैंड और स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है. हाउ वुड यू नो दैट एनर्जी स्टोर? तो चलिए, आपने दो हाथों से रबर बैंड को स्ट्रेच किया, एक हैंड रिलीज कर दो, तो क्या होगा? दैट रबर बैंड विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. उसका जो ओरिजिनल शेप है वो वापस आ जाएगा. तो उसका मतलब क्या हुआ कि रबर बैंड ने स्ट्रेच पोजीशन से अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए कुछ वर्क किया. तो उसमें वो वर्क करने की पोजीशन कहां से आई? क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर थी. दैट एनर्जी वाज ड्यू टू इट्स पोजीशन. अगर रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच नहीं किया हुआ होता तो उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसे स्ट्रेच किया तो उसकी पोजीशन चेंज हुई. उसको स्ट्रेच करने के लिए मैंने अपनी एनर्जी लगाई. That energy got transferred into the rubber band. Okay, so that particular energy which is stored in the rubber band, due to which it is able to regain its original shape, is called the potential energy of the rubber band. एक और एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए. A wound toy car. Dear students, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपके लिए तरह तरह के खिलौने आपके पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स लाते होंगे. तो उसमें बहुत सारे खिलौने ऐसे होते थे कि जिसमें चाबी लगानी पड़ती है. तो जब आप चाबी लगाते हो तो उसकी अंदर जो स्प्रिंग होती है उसको आप वाउंड कर रहे हो. तो ऐसे खिलौनों को वाउंड बोलते हैं, राइट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वाउंड टॉय कार. तो जब आप उस कार में चाबी भरा के उसे जमीन पे रखते हो, then that car starts moving from one place to another. यानी कि कार is doing some work. तो उस कार में वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से आई? That energy was due to the wounding of the key.
जब हम चाबी लगाते हैं तब इनडायरेक्टली हम उस टॉय कार में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एंड दैट एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्प्रिंग है जब आप बाउंड करते हो तो वो प्रेस होती है और जैसे ही आप कार को जमीन पे रखते हो द स्प्रिंग ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन। और वो करने के लिए राइट वो जो व्हील्स ऑफ कार होती है उसपे उसकी एक्सेल होती है उसपे फोर्स लगाते हैं एंड एज अ रिजल्ट द कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपने देखा होगा कि जितनी चाबी आपने ज्यादा दी है उतनी देर तक कार मूव करेगी। यानी कि आपने एक दो बार चाबी देके छोड़ दिया तो इट विल मूव अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन अब आप अगर चाबी को ज्यादा घुमाते हो तो कार भी ज्यादा मूव होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी आप चाबी ज्यादा घुमाते हो उतनी ज्यादा आप एनर्जी देते हो उस कार को टू डू द वर्क एंड द वर्क डन बाय कार इज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगेन यहां पे जो टॉय कार में हमने जो चाबी बाउंड की उससे जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई, जो एनर्जी टॉय कार पोजेस करती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वन मोर एग्जांपल, स्ट्रेच स्विंग ऑफ अ बो। जब आप अगेन छोटे होते होंगे तब आपको टॉय के बोज और एरोज लाके दिए हुए होंगे राइट। तो जो बो होता है उसके दो एंड्स पे एक स्ट्रिंग लगाई हुई होती है। तो आप क्या करते हो, एरो को बो पे लगाते हो और उस एरो को स्ट्रिंग की हेल्प से स्ट्रेच करते हो। जब आप उसे रिलीज करते हो तो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है इट अप्लाइज द फोर्स ऑन द एरो एंड एज अ रिजल्ट द एरो शूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जैसा कि रबर बैंड में हमने स्ट्रेच करके उसको एक कैपेसिटी दी टू डू वर्क, in the same way when you stretch the string of the bow you are changing its position right। as a result क्या होता है जब आप उसे रिलीज करते हो when the string is stretched now it has capacity to do some work okay। तो जब मैंने बो की स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की इसमें the stretch string of the bow and that energy was in the form of potential energy। जब मैं उसे रिलीज करूंगा तब ये जो stretch string है that will transfer its potential energy into the arrow। तो अब जो string है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी राइट। लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर किसमें हुई? in the arrow and that energy is transferred to the form of kinetic energy of the arrow। क्योंकि arrow will perform a motion, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी in the bow now got transferred into the arrow। अब इसकी एनर्जी यूज हो गई, अब वो स्ट्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। now it does not have any capacity to do work। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग को पुल किए बिना अगर आप एरो को छोड़ना चाहो तो एरो मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विदाउट स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग ऑफ द बो it does not have any energy so it will not be able to perform the work। but at the same time when I pull it, when I stretch it, तब उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? that energy is potential energy because that energy is stored due to its position। ठीक है। तो once again in short the potential energy possessed by an object is the energy present in it by virtue of its position or configuration। So that is the definition of potential energy। मैंने आपको तीन एग्जांपल्स भी बताए। A stretched rubber band possesses potential energy, a wound toy car also possesses potential energy, stretched string of a bow also possesses potential energy। Now potential energy is also related to height right। So the four examples, a stone placed at a height। आप एग्जांपल ले सकते हो एक छोटे से स्टोन का, ठीक है। वो अगर जमीन पे पड़ा है तो इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल टू यू, वो आपको हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो स्टोन फर्स्ट फ्लोर से अगर किसी के सर पे लगेगा तो वो हार्म करेगा। क्यों? क्योंकि स्टोन को जब मैं हाइट पे ले गया तब
उसमें एनर्जी आ गई, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही स्टोन अगर 10th फ्लोर से गिरेगा तो वो ज्यादा इंजरी करेगा। क्यों? क्योंकि स्टोन को आप जितनी ऊपर हाइट पे, ज्यादा हाइट पे ले जाओगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी द कैपेसिटी टू डू वर्क विल ऑल्सो इंक्रीज। वंस अगेन, अ स्टोन विच इज प्लेस्ड एट अ हाइट, जब वो हाइट पे चला जाता है then it possesses energy, that is potential energy. So I hope you understood what is the meaning of potential energy. हमने 4 अलग-अलग एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। In all these 4 examples, the object that may be in the form of a rubber band, spring, a toy car or a stone, all are possessing energy in the form of potential energy. Moving on, now we'll discuss the equation for potential energy of an object which is placed at some height. तो जैसा कि काइनेटिक एनर्जी में हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, that is Ek is equal to 1/2 mv square. Now we'll try to derive the equation for potential energy stored in any object because of its height, because it is stored at some certain height. Okay, तो चलिए, consider an object of mass m. So this is some object of mass m which is laying on the ground. तो जो a position है उसकी, right, that shows that object is on the ground. Okay, let it be raised to height h. उसी ऑब्जेक्ट को मैंने रेज करके h हाइट रेज करके उसे ले गया पोजीशन b. So the object having mass m is lifted to a height h. So this is its original position when it was at ground. उसको लिफ्ट करके, उसको उठा के मैं कहां पे ले गया? एट पोजीशन b. तो ये हाइट है, दैट इज द ग्राउंड लेवल। उसको मैंने हाइट h तक लिफ्ट किया एंड आई पुट इट एट पोजीशन b. Now let it be raised to height h from the ground level. Okay? तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। So the minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको उठाना है तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इट्स वेट। अगर उससे कम फोर्स आपने लगाया देन यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। तो एक बात आप समझ लो, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स वेट। उससे ज्यादा आप फोर्स लगा सकते हो लेकिन उससे कम फोर्स नहीं चलेगा। मिनिमम उस ऑब्जेक्ट के वेट जितना तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। उससे कम फोर्स अगर आपने लगाया तो आपका फोर्स वेस्ट हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो फिर से एक बार यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑब्जेक्ट हैविंग मास m which is laying on the ground, now it is raised up to height h. Okay, and so now its position changes from position a to position b. Okay, उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इट्स वेट। ओके, एंड यू नो दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट W इज इक्वल टू mg। हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस चैप्टर में जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। सो दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट, और वेट का जो इक्वेशन है दैट इज mg, यानी कि कम से कम फोर्स जो मुझे लगाना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू mg। ओके, नाउ the object gains energy equal to the work done. Okay, ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आई वो कहां से आई? ड्यू टू सम वर्क डन ऑन इट। तो मैं जब इस स्टोन को उठाकर, ऑब्जेक्ट को उठा के पोजीशन ए से पोजीशन बी पे ले जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं वर्क कर रहा हूं, और जो मैंने वर्क किया दैट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैंने उस पे वर्क किया,
क्या वर्क किया? आई टुक दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। ओके, तो हमको पता है वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट W इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर की शुरुआत में वर्क डन W का इक्वेशन ने लिया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स m इनटू a, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहां पे एक्सेलरेशन की जगह आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फोर्स इज इक्वल टू m इनटू g। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से लेके यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द हाइट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने लिखा h। तो वर्क डन W इज इक्वल टू m इनटू g इनटू h। आ गया एनर्जी गेन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना है? mgh, यानी कि जो एनर्जी आई उसमें ऑब्जेक्ट में, राइट, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ? m इनटू g इनटू h। That means now the potential energy possessed by our object when it moves from place A to place B is equal to m into g into h. And as we know that energy that is stored now in this object, that is nothing else but potential energy. तो उससे हमारा इक्वेशन आ गया EP is equal to m into g into h. Now remember EK represented kinetic energy. Similarly, EP represents potential energy. So once again, the energy possessed by an object which is kept at a certain height is equal to the product m into g into h. Yani mass into g, that is acceleration due to gravity, into height at which the object is raised. अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगी वैल्यू, किसकी वैल्यू? EP, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object. Now here one very important thing you have to remember, right? कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वो कौन सी हाइट पे है उस पर डिपेंड करती है। वो हाइट अचीव करने के लिए आपने कौन सा पाथ लिया है उस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, राइट? सो टू एक्सप्लेन इट टू यू, हैव अ लुक एट दिस टू डायग्राम्स, राइट? दोनों जगह पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट पहले है पोजीशन ए पे। यहां पे पोजीशन ए से पोजीशन बी लेने के लिए मैंने एक सीधा पाथ लिया है, डायरेक्टली यहां से लेके यहां गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, राइट? एंड इट रीच्ड एट पोजीशन बी। नाउ इन सेकंड केस मैं क्या कर रहा हूं? सीधा गया, लेफ्ट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, यानी कि जो मेरा पाथ है वहां पे जाने के लिए वो थोड़ा लंबा हो गया, राइट? तो यहां पे यहां से यहां तक जाने के लिए मेहनत थोड़ी कम हुई, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि यू हैव टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस, राइट? बट इन बोथ द केसेस, इट इज केस A and case B, the value of potential energy will be the same. यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों की फाइनल हाइट, जो फाइनल पोजीशन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं? व्हाट इज द इक्वेशन? EP is equal to m into g into h. चलो दोनों केस में ऑब्जेक्ट तो सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है तो m इज सेम। चलिए g किसकी वैल्यू है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी तो वैल्यू सेम रहती है एक जगह पे, तो g की वैल्यू भी सेम। और आप देख सकते हो कि दोनों केस में द डिफरेंस ऑफ हाइट इज आल्सो सेम। तो जब m सेम है, g सेम है, h सेम है, तो उसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। तो आपको याद क्या रखना है? दैट पोटेंशियल एनर्जी possessed in any object is only dependent on its height. वो हाइट अचीव करने के लिए कौन सा पाथ लिया उस पे उसका कोई मतलब नहीं है। आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, हमने एक ब्रिक ली, ओके, और दो अलग अलग बंदे, वन पर्सन कैरीड दैट ब्रिक फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू 10th फ्लोर यूजिंग स्टेयरकेस, और दूसरा बंदा थोड़ा आलसी था, उसने भी काम वही किया, he carried the brick, okay, having the same mass from the ground floor to 10th floor, but like उसने लिफ्ट का यूज किया, ठीक है? तो
तो दोनों में से ज्यादा मेहनत किसे हुई? ऑब्वियसली द गाय हु यूज द स्टेयरकेस, राइट? बट इन बोथ द केसेस द ब्रिक इज एट द 10th फ्लोर, यानी कि दोनों केस में ब्रिक की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ द ब्रिक रीच द 10th फ्लोर. ओके, आप उसे किस तरह से लेते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता. इंपॉर्टेंट क्या है? that both the bricks are at the 10th floor, so both the bricks will have the same potential energy. So dear friends, both these topics, that is kinetic energy as well as potential energy, both are very very important as a theory point of view as well as numerical point of view. तो इस चैप्टर का ये जो हार्ट है, राइट, that is the kinetic energy and potential energy, you need to revise it again and again. आज हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लर्न की, उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए, एंड आफ्टर दैट वी आल्सो स्टडीड टू डिराइव इक्वेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट अ हाइट. उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए इक्वेशन किया. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच विल बी वेरी वेरी इजी. सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखनी है. व्हाट इज द फॉर्मूला? EP is equal to m into g into h. g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 9.8 इन सर्टेन क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन के साथ ही g की वैल्यू इजी करने के लिए उसका कैलकुलेशन 10 दी हुई होती है तो आपको 10 लेना है, नहीं दिया हुआ है 9.8 लेना है, राइट? तो फिर हमें कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट एट व्हिच द ऑब्जेक्ट इज raised. So if you know these things, if you know the formula, you can easily calculate the potential energy possessed in an object. So see you tomorrow again with certain examples and numericals related to potential energy. Till then, bye and take care. Thank you.